शरणागत वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित रचना है। मैं इस चैप्टर का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ जो आपको कुछ वर्ड्स कठिन हैं उनको पढ़ने में सुविधा होगी। रज्जब अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसकी स्त्री थी। गांठ में 200-300 की रकम अर्थात कुछ रुपए। मार्ग बीहड़ था। बीहड़ अर्थात डरावना और सुनसान। बहुत ही डरावना सा था और कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। ललितपुर काफ़ी दूर था। बसेरा कहीं न कहीं तो लेना ही था। बसेरा का अर्थ है कहीं भी रहना या वहाँ रहने के लिए जगह ढूंढना। इसलिए उसने मणपुरा नामक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो आया था। रकम पास में थी। बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज़्यादा पड़ता था, इसलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था। उसकी पत्नी नाक और कानों में चांदी की बालियाँ डाले थी और पजामा पहने थी। इसके सिवाय गांव के बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। उस गांव के बहुत से कर्मण्य अर्थात जो काम के लायक हैं और अकर्मण्य जो बेकार हैं ढोर खरीद कर ले जा चुका था। ढोर अर्थात पशु। अपने व्यवहारियों अर्थात व्यापार जिनसे वो व्यापार करते थे उन्हें वह व्यावहारियों शब्द से परिचय कराने से उसने रात भर के बसेरे के लायक स्थान की याचना की, परंतु किसी ने भी मंजूर नहीं किया। उन लोगों ने अपने ढोर रज्जब को अलग अलग और लुके छिपे बेचे थे। ढोर का अर्थ है पशु, तो रज्जब क्योंकि एक कसाई था इसीलिए उसे चुपचाप उन्होंने अपने पशु बेचे थे। ठहरने में तुरंत ही तरह तरह की खबरें फैलती, इसलिए सबने इनकार कर दिया। गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। थोड़ी सी ज़मीन थी जिसको किसान जोतते थे। निज का हल बैल कुछ भी न था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल की पेशगी लेना वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। छोटा सा मकान था, परंतु उसको गांव वाले गढ़ी के आदर व्यंजक शब्द से पुकारा करते थे। गांव के गढ़ी अर्थात गांव में जब भी सभी लोग उनका सम्मान करते थे और उन्हें सम्मानजनक शब्द से पुकारते थे। ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब। शामत अर्थात मुसीबत। मुसीबत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी ज्वरग्रस्त पत्नी को लेकर पहुंचा। ज्वरग्रस्त अर्थात बुखार से तड़पती पत्नी। ठाकुर पौर में बैठा हुक्का पी रहा था। पौर का अर्थ हुआ बरामदा। रज्जब ने बाहर से ही सलाम करके कहा, दाऊजू एक विनती है। ठाकुर ने बिना एक रत्ती इधर उधर हिले डुले पूछा, क्या? रज्जब बोला, मैं दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हूँ। मेरी औरत को जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दी जाए। 2 हाथ मत अर्थात थोड़ी सी जगह अगर उसे कहीं दे दी जाए तो वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ थोड़ा आराम कर लेगा। कौन लोग हो? ठाकुर ने प्रश्न किया। हूँ तो कसाई, रज्जब ने सीधा उत्तर दिया। चेहरे पर उसके बहुत गिड़गिड़ाहट थी। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई। बोला, जानता है यह किसका घर है? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, यह राजा का घर है, इसलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों की कठोरता गायब हो गई। जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पैसे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। सीधा नहीं हुआ का अर्थात कोई भी माना नहीं उसे रखने के लिए, और वह दरवाजे के बाहर एक कोने से चिपट कर बैठ गया। पीछे उसकी पत्नी कराहती कांपती हुई गठरी से बनकर सिमट गई। ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो? हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तम्बाकू अपनी चिलम में पी लो। अपनी औरत को भी भीतर कर लो। हमारे पौर के एक कोने में पड़े रहना। जब वे दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से कब उठकर जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियाँ बांधे हूँ, इसलिए पकाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर के बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने स्थान का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। क्या करूँ, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। क्या नफ़ा हुआ? नफ़ा अर्थात लाभ। प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज पेट के लायक कुछ मिला है? यूँ ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊँगा।
तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बुलाया। बंधे इशारे अर्थात विशेष एक संकेत उससे ठाकुर को बुलाया। फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल आया। आगंतुक, आगंतुक का अर्थ होता है मेहमान। में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का शगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? हाँ, आगंतुक बोला, एक कसाई रुपए की मोट बांधे, मोट अर्थात थैली बांधे इसी ओर आया था, परंतु हम लोग जरा देर से पहुँचे, वो खिसक गया। कल देखेंगे जरा जल्दी। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई, उसके रुपए पर कसाई थोड़े ही लिखा है। रुपया तो दूसरों का ही है। कसाई के हाथ में आने से रुपया कसाई का नहीं हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार को उसको शुद्ध कर लेंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा है, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब न जा सका, क्योंकि उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया, परंतु शरीर में पीड़ा थी। वह एकदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गया। कुपित का अर्थात क्रोधित। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठे किए, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौर में टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। बकवास अर्थात बेकार बातें। तुम बाहर जाओ और इसी समय। रज्जब ने बहुत विनती की, किंतु ठाकुर न माना। यद्यपि गांव उसके दबदबे को मानता था, परंतु अव्यक्त लोकमत का दबदबा उसके मन पर भी था। अव्यक्त अर्थात अव्यक्त लोकमत का अर्थ हुआ कि कुछ लोग जो आपस में बातें करते हैं परंतु राजा के सामने नहीं कहते। इसलिए रज्जब गांव के बाहर सपत्नीक का अर्थात हुआ अपनी पत्नी के साथ एक पेड़ के नीचे जा बैठा। हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। उसे आशा थी पहरात पहर में उसकी पत्नी की तबीयत स्वस्थ हो जाएगी। पहरात पहर अर्थात थोड़ी ही देर में वह ठीक हो जाएगी और पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा गाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। मुश्किल से एक छोटी जाति का व्यक्ति काफ़ी किराया लेकर ललितपुर गाड़ी ले जाने के लिए राजी हुआ। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार आ गया। जाड़े के मारे वह थर-थर काँप रही थी, इतनी कि रज्जब की हिम्मत उसे ले जाने की न पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने के भय से रज्जब ने उसे काफ़ी देर तक यात्रा को स्थगित कर दिया। स्थगित क्या मतलब हुआ? कुछ देर के लिए रोकना, जब तक कि उस बेचारी की कपकपी बंद न हो जाए। घंटे डेढ़ घंटे बाद उसकी कपकपी तो बंद हो गई, परंतु ज्वर बहुत तेज हो गया। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया। गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिल भर तो यहीं लगा दिया, आप जल्दी करने को कहते हो। रज्जब ने मिठास के स्वर में कहा, उसे फिर जल्दी करने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस लो, मैं घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे, कुछ क्षण चुप रहा। सचेत होकर कहने लगा, भाई आफत सबके ऊपर आती है, मनुष्य मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो देते नहीं। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया के साथ काम लो। कसाई को दया पर व्याख्यान करते हुए गाड़ीवान को किसी भी वाक्य को समझाकर कहना। उसको टस से मस न होता देखकर रज्जब ने और पैसे दिए, तब उसने गाड़ी हाँकी। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। गांव कोई पास में न था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चलती जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी थी। रज्जब ने अपनी कमर टटोली, रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को स्मरण हुआ है। स्मरण का अर्थात हुआ याद। पत्नी के बुखार आने के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ेगा। आंटी अर्थात कमर में जो उसने पैसे बांध रखे थे, उसे कुछ खर्च करना पड़ेगा। स्मरण हुआ या गाड़ीवान का एक हट, जिसके कारण उसके कुछ पैसे व्यर्थ में ही देने पड़े थे। उसे गाड़ीवान पर क्रोध आया, परंतु उसको प्रकट करने की उसकी इच्छा मन में न थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उसने वार्तालाप बंद कर दिया। वार्तालाप अर्थात बातचीत। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल का फिर पैसा मांग उठना। कैसे मांग उठूँगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर कैसे मांगूंगा? जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा ललितपुर होता तो बता देता। क्या बता देते? क्या सैंत मैत गाड़ी में बैठना चाहते हो? सैंत मैत का अर्थ हुआ बिना पैसे के। क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सैंत मैत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो साले को यहीं छुरी से काट कर कहीं फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चल दूंगा। रज्जब क्रोध प्रकट नहीं करना चाहता था, परंतु अकारण ही वह भली भांति प्रकट हो गया। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा। अंधेरा हो गया था, चारों ओर सुनसान था। आस पास झाड़ी खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कहीं से अब कोई निकला, और अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी हड्डी काँप गई। ऐसा जान पड़ा मानो
पसलियों को उसकी हड्डी छू रही हो। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा गांव के आते ही गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ाऊंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु आगे नहीं जाऊंगा, कहीं सचमुच मार्ग में मार न डाले। गाड़ी थोड़ी दूर और चली होगी, बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने न देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? अधिक कड़क के साथ सामने रास्ते पर पड़ी हुई एक टुकड़ी में से किसी ने कठोर कंठ से निकाला, खबरदार जो आगे बढ़ा। रज्जब ने सामने देखा 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांध कर न जाने कहाँ से आ गए। उनमें से तुरंत ही एक ने बैलों की द्वारों पर एक वो बड़ी लकड़ी जिसके सहारे बैल गाड़ी खींचते हैं, 2 दाएं बाएं लाकर रज्जब पर आक्रमण करने को तैयार हुआ। आक्रमण का अर्थ हुआ उसे मारने के लिए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझे कोई सरोकार नहीं। सरोकार का मतलब होता है कि मुझे कोई मतलब नहीं। यहाँ कौन है? एक ने गरज कर पूछा। गाड़ीवान की घिघी बंद गई। घिघी अर्थात डरना। वह कोई उत्तर न दे सका। रज्जब ने कमर की गांठ को एक हाथ से संभालते हुए बने ही विनम्र स्वर में कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दो। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी उबारी। उबारी अर्थात लाठी को उठाना, मारने के लिए। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, दूसरे ने उसको पकड़ लिया। खिसकना अर्थात भागना। अब उसका मुंह खुला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी लिए जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। और यह कौन है बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। कराहने अर्थात आवाज़, जोर जोर से आवाज़ें निकालना। लाठी वाले ने उस आदमी को अपने एक साथी से कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो चलो यहाँ से। उसने ना माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूंगा। खोपड़ा अर्थात सर। यदि वैसे न माने, असाई कसाई हम कुछ नहीं चाहते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे और न पैसा छुएंगे। हाथ न पसारेंगे अर्थात इसे हम मारेंगे भी नहीं और इसका पैसा भी नहीं छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊजू? आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, मैं देखता हूँ। और वह तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। नीचे खड़े हुए व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, तीव्र स्वर अर्थात तेज आवाज में बला से गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने मत बोलो, उसकी औरत बीमार है, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और फिर उसने रज्जब को धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सर चूर के देता हूँ। वह मेरी शरण आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर गया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। राहगीर अर्थात राह पे चलने वाले लोग। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रहे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी को भी इस बात की चर्चा की तो भूसी की आग में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, क्षुब्ध अर्थात दुखी स्वर में कहा, दाऊजी आगे से मैं आपके साथ कभी ना कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। बुंदेला शरणागत अर्थात जो लोग मेरी शरण में आते हैं, जो मुझसे मदद मांगते हैं, मैं उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। इस चैप्टर में जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। आशा करती हूँ कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई परेशानी हो किसी शब्द में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।